नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले एक बेहद अमीर इंसान के बेटे रिहान श्रीवास्तव की। वह 25 साल का एक बेहद अच्छा लड़का था जो अब एक एक्टर के तौर पर पूरे राजस्थान में फेमस था। मगर कहते हैं ना, पर्दे में दिखती हर चीज सच्ची नहीं होती। ठीक वैसा ही कुछ रिहान के साथ भी था। भले ही दुनिया सिर्फ उसका हंसता हुआ रूप देखती, मगर उसके अंदर अंधेरे की कमी नहीं थी। सुबह के 11 बज रहे थे जब जोधपुर पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। बाहर खड़े सभी हवलदारों ने गाड़ी से उतरती महिला ऑफिसर को सैल्यूट किया जो बड़े रौब के साथ बाहर आई थी। चाहत प्रतिम शर्मा, जयपुर की एक 3 स्टार सीआईडी ऑफिसर, जिसे रिहान के केस के लिए जयपुर से जोधपुर ट्रांसफर किया गया था। बीते कुछ दिनों से ही रिहान के रहने वाले हवेली में कुछ अजीबों गरीब घटनाएं होने लगी थीं, जिसकी वजह से रिहान ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया था कि कोई उसके साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस स्टेशन से कुछ हवलदारों के साथ मिलकर इंस्पेक्टर राणा ने हवेली की जांच की थी, मगर पहले तो कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मगर रिहान ने बताया कि आधी रात होते ही उसे हवेली में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी और जैसे कोई उसे पुकार कर रो रहा हो। राणा को केस दिलचस्प लगा, जिस वजह से उसने आधी रात होने का इंतजार किया। मगर आधी रात होने पर उसे भी कई अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। फर्श में पड़ते जूतों की थक थक आवाजें, जैसे अभी उसकी जान ले लेगी। उसने अपनी बंदूक तान ली और इधर उधर देखते हुए चिल्लाया, कौन है? बाहर आओ। मगर उसके कानों में अब भी सिर्फ जूतों की आवाज ही आती रही। फिर जैसे उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। राणा के पसीने छूट गए। उसने एकदम से पीछे पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था सिवाय सोफे पर पड़े रिहान के, जो पहले ही डरा सहमा सा बैठा था। राणा को भी अब डर लगने लगा था। वह धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ा, मगर तभी उसके सामने से जैसे एक परछाई भागती हुई गई। राणा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने अपना थूक गटका और दोबारा से कहा, कौन है? मैंने कहा, कौन है वहां? बाहर आओ। मगर कोई जवाब नहीं आया। वह कॉरिडोर में थोड़ा आगे बढ़ा। धीमे कदमों से इधर उधर देखते हुए वह आगे बढ़ने लगा। कॉरिडोर में हल्का अंधेरा था, जिस वजह से राणा को अपनी परछाई ही बड़ी मुश्किल से दिख रही थी। इस बीच पीछे से रिहान चिल्लाया, इंस्पेक्टर साहब। तो राणा दौड़ते हुए उसके पास आया। रिहान ने डरते हुए सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, जहां से खून पानी की तरह टपकते हुए नीचे गिर रहा था। राणा को यह बात बेहद अजीब लगी और उसने आगे बढ़कर खून को बड़ी बारीकी से देखा। फिर उसकी एक पिक्चर क्लिक की। मगर हैरानी की बात तो तब हुई जब पिक्चर में वह खून सफेद दिखलाई पड़ा। राणा और रिहान की एकदम से आंखें बड़ी हो गईं। राणा ने इधर उधर देखा और रिहान को अपने साथ चलने का इशारा किया। फिर दोनों आधी रात को राणा के घर में पहुंचे। ये पूरी कहानी इंस्पेक्टर निशांत राणा ने चाहत को इन्फॉर्मेशन देते वक्त ही सुनाई थी। चाहत को भी मामला कुछ अजीब मालूम हुआ तो वह सीधा अपना ट्रांसफर करवा के जोधपुर आ गई। पूरे राजस्थान में चाहत का एक अलग ही रौब था। लोग उसे देखते ही सैल्यूट करते। लोगों का मानना है वह बाकी लेडी ऑफिसर्स से बेहद अलग है। वह जो केस हाथ में लेती उसे पूरा करके ही रहती। खैर, चाहत के साथ उसका भरोसेमंद बॉडीगार्ड मही आया था। चाहत ने मही को कुछ इशारा किया और तेजी से पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। अपने डेस्क पर बैठे निशांत राणा ने तुरंत उठकर उन्हें सैल्यूट किया। गुड मॉर्निंग मैडम। दूसरी के बेंच पर सिर झुकाकर बैठा रिहान भी चाहत को देख उठ खड़ा हुआ तो चाहत की तिरछी निगाहें सीधे उसके ऊपर जा ठहरी। तो तुम हो रिहान श्रीवास्तव? जवाब में रिहान ने सिर झुकाकर कहा, जी। चाहत ने और कुछ भी नहीं कहा और निशांत को बैठने का इशारा कर खुद भी उसके सामने का चेयर खींच बैठ गई। पीछे से मही ने चाहत को एक पैकेट दिया, जिसे जेब में रखकर स्विंगम चबाती चाहत ने कहा, तुम्हारा केस मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। कौन सी जगह पर है वह हवेली? जवाब में निशांत ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। जोधपुर के दूसरी तरफ जो थोड़ी वीरान सी जगह है, वहीं मिस्टर रिहान रहते हैं। उन्होंने एफआईआर में लिखवाया है
कि पिछले 1 हफ्ते से उनके साथ ऐसी घटना हो रही है। हाँ, तो एफआईआर में लिखा है, कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम उसे भूत समझ लें? कहते हुए चाहत की नजरें उठी और सीधे रिहान की आंखों से टकराई। बेचारा रिहान चाहत के ऐसे देखने से सकपका गया और धीरे से कहा, आप जो भी समझना चाहे मैडम, लेकिन प्लीज मेरी मुश्किल का कोई तो हल निकालिए। चाहत ने उसे शांत रहने का इशारा किया और निशांत के साथ कुछ डिस्कस करने लगी, और इस बीच रिहान का सिर झुकता चला गया। उसे इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ही उसकी जिंदगी में भूकंप क्यों आने लगा। वो हमेशा से एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन दुनिया के एक बड़े बिजनेसमैन निखिल श्रीवास्तव के इकलौते बेटे होने के नाते वह कभी नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं पाया। और अब भी जब वो नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए परिवार से दूर इस हवेली में आया था, मगर तब भी उसकी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। वो अपनी ही सोच में गुम था जब चाहत ने उसे आवाज लगाई, तो मिस्टर रिहान। अपनी ख्वाबगाही दुनिया में खोया रिहान चाहत की आवाज से सकपका गया और उसने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। तो चाहत ने फाइल बंद करते हुए कहा, आज रात हम तुम्हारे हवेली में जाएंगे। देखती हूं आखिर कौन तुम्हारे साथ खेल रहा है, भूत या इंसान। रिहान की आंखों में एक पल को उम्मीद की किरण झिलमिला उठी। वो धीरे से अपना सिर हिलाकर बोला, थैंक यू मैडम, आप साथ होंगी तो शायद मुझे भी थोड़ी राहत मिले। मगर चाहत ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। मुझे राहत नहीं, सच चाहिए। शाम के लगभग 10 बज चुके थे। सूरज डूबने लगा था और जोधपुर की हवाओं में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। पुलिस की जीप जब रिहान की हवेली के बाहर रुकी तो वहां का सन्नाटा डर पैदा कर रहा था। रिहान, चाहत और उसका बॉडीगार्ड मही उस गाड़ी से उतरे। हवेली दूर से ही किसी पुरानी फिल्म के सेट जैसी लग रही थी, जैसे किसी राजघराने की कहानी को अपने अंदर छिपाए बैठी हो। दरवाजे पर जंग लगी घंटी हिलते ही खुद ब खुद बज उठी, ठन ठन ठन। रिहान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, यह अपने आप बज रही है, लेकिन ये ऐसे कभी नहीं बजती थी। रिहान काफी घबराया हुआ सा लग रहा था, लेकिन मही ने तुरंत टॉर्च जलाया। हो सकता है हवा से हिली हो सर। मगर चाहत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हवेली की दीवारों को गौर से देखा। दीवारों पर पुराने चित्र और सीढ़ियों पर सूखी गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं, लेकिन हवेली थी तो बहुत साफ सुथरी। हवेली के अंदर घुसते ही चाहत ने कहा, यह हवेली कितने वक्त से तुम्हारे परिवार के पास है? रिहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, करीब 100 साल से दादाजी ने बनवाई थी, लेकिन पिछले 3 सालों से यहां सिर्फ मैं ही रहता हूं। रिहान के जवाब पर चाहत की भौं ऊपर उठ गई। 3 साल? 3 साल पहले क्या हुआ था यहां, जो तुम्हारी फैमिली यहां नहीं रहती? नहीं पता मैडम, लेकिन फिर भी वे कभी कभार यहां रहने जरूर आते थे। रिहान, मही और चाहत तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, मगर अंदर की ओर जाते हुए हवेली के दरवाजे के पास ही चाहत रुक गई। धीरे धीरे उसने कहा, यहां हवा में कुछ गड़बड़ है। मही, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। जैसे ही तीनों अंदर कदम रखते हैं, हवेली का झूमर अपने आप हिलने लगता है। रिहान डर से पीछे हटता है। देखा, मैंने कहा था ना, किसी की साजिश है ये सब। मगर चाहत धीरे से मुस्कुराती है, या फिर कोई चाहता है कि हमें लगे यहां कुछ है। वो अपने छोटे कैमरा और रिकॉर्डर चालू कर देती है, हर आवाज, हर हरकत रिकॉर्ड करने के लिए। सीढ़ियों के नीचे वही जगह थी जहां राणा ने खून देखा था, मगर अब वहां सिर्फ सफेद धूल थी। चाहत घुटनों के बल बैठकर जमीन को टॉर्च से देखती है। वहां कुछ उखड़ा हुआ नाखून पड़ा था, जैसे किसी ने बचने की कोशिश की हो। मही ने थोड़ा आगे बढ़कर एक दीवार पर टॉर्च मारी। वहां खून से लिखा था, क्यों मारा मुझे? रिहान की सांसें रुक सी गईं। ये किसने लिखा? चाहत ने दीवार को गौर से देखा और बोली, या तो कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई सच्चाई छिपाई जा रही है। वो मुड़कर रिहान की ओर देखती है। मुझे सच सच बताओ रिहान, इन 3 सालों में तुम्हारे साथ इस हवेली में और कौन रहता था? जवाब में रिहान कुछ पल खामोश रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, मैं और आरोही। चाहत ने भौहें सिकोड़ ली। आरोही कौन? रिहान ने गहरी सांस ली। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। हम 1 साल पहले मिले थे, लेकिन कुछ महीने पहले वो गायब हो गई यहां से। चाहत ने उसकी आंखों में देखा। कैसे? रिहान की आंखें लाल हो गईं। मुझे नहीं पता, उस वक्त मैं शूटिंग में व्यस्त था। सबने कहा कि वो अब और मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए यहां से चली गई। लेकिन मैं जानता हूं वो झूठ था। उन्होंने कुछ तो छुपाया था मुझसे।
लेकिन क्या, ये मैं आज तक नहीं पता कर पाया। चाहत काफी अच्छे से रिहान का दर्द समझ रही थी। उसे रिहान की कहानी में अपनी ही कहानी नजर आई थी। उसके साथ भी तो कभी ऐसा हुआ था। लेकिन उसने अपना सिर झटक दिया और धीरे धीरे मही के साथ आगे बढ़ने लगी। सीढ़ियों से होते हुए वो ऊपर की ओर जाती है। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। लग ही नहीं रहा था कि रात के सिर्फ 10 ही बजे हैं। मही दूसरी तरफ था, जो हाथ में टॉर्च पकड़कर इधर उधर अपनी नजरें फिरा रहा था। मगर फिर अचानक ही उसकी एक जोरदार चीख दूसरी तरफ खड़े चाहत और रिहान को सुनाई दी, तो दोनों दौड़ते हुए उसकी तरफ भागे। दूसरी ओर मही जमीन पर पड़ा हुआ था और बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। चाहत ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वहीं रिहान घबराते हुए इधर उधर देखने लगा। जब उसे अचानक ही किसी की परछाई दिखी वहां, तो वो एकदम से ही चीख पड़ा, मैडम, वहां वहां कोई है। तो चाहत ने भी उस ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर पड़े मही को खड़ा करवाते हुए उन्होंने उसे पानी पिलाया, जिसके बाद मही ने उन्हें बताया कि वहां एक रूम में सभी दीवारों में खून लगा हुआ था और उसके बीच खड़ी थी सफेद कपड़ों में लिपटी एक खौफनाक औरत। मही की बात पर चाहत सोच में पड़ गई, क्योंकि जब वे मही के पास पहुंचे थे तो जिस कमरे के सामने वो पड़ा था उस कमरे का दरवाजा तो बंद था और वहां एक ताला लगा हुआ था जिसमें काफी जंग लगी थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो कमरा काफी दिनों से बंद है। फिर मही ने उसी कमरे की ओर पॉइंट करके क्यों कहा कि वहां कोई खड़ा था। बात की पुष्टि के लिए वो रिहान को मही के साथ छोड़कर खुद उस कमरे की ओर आगे बढ़ी। ताले को काफी बारीकी के साथ देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि उस पर जंग जानबूझकर लगवाई गई है। उसने यहां वहां देखा तो उस कमरे के बगल वाले कमरे के सामने एक छोटा सा डस्टबिन था, जिसमें शायद ही कोई कुछ डालता होगा, क्योंकि वो काफी साफ सुथरा लग रहा था। वो उस डस्टबिन के पास गई तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो डस्टबिन पूरा का पूरा भरा था, वो भी सिर्फ पत्थरों से। लेकिन ये कैसे हो सकता है। चाहत को अचानक ही कुछ अजीब लगा, जैसे कोई उसके पीछे मौजूद हो। तो उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक खिड़की थी जो खुली हुई थी और वहां से बिल्कुल ठंडी हवा आ रही थी, जिसने चाहत की रूह तक को कंपा दिया। मगर चाहत ने उस खिड़की को इग्नोर किया और वापस डस्टबिन की ओर मुड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब वो डस्टबिन बिल्कुल खाली थी और वो अब थोड़ा गंदा था। चाहत काफी ज्यादा चौंकी थी इस बात से कि जिस डस्टबिन पर कुछ वक्त पहले इतने पत्थर थे, अब वो बिल्कुल खाली कैसे था। वो इसी सोच में डूबी पलटी और यहां वहां कुछ ढूंढने लगी। आगे बढ़ते हुए जब वो उस खिड़की के पास पहुंची तो ठंडी हवा जैसे उसके जिस्म के आर पार हो गई हो, जिसे महसूस कर वो तुरंत खिड़की के पास से हटी और किचन की ओर बढ़ी। मही और रिहान उसके हर हरकत को देख रहे थे, मगर वो दोनों ही डरे सहमे हुए से सोफे पर बैठे थे। जब उन्हें मेन गेट पर कुछ आहट महसूस हुई, उन्होंने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा तो दोनों पूरे जोर से चीख पड़े। चाहत दोनों की चीख से किचन की ओर जाते हुए रुक गई और उसने भी मेन गेट की ओर देखा, जो धीरे धीरे हिल रहा था। मगर अगले ही पल नीचे से एक बिल्ली अंदर आ गई, जिसे देख चाहत ने उन दोनों को घूर कर देखा और फिर वापस किचन की तरफ चली गई। कुछ पल बाद ही हाथ में लोहे की रॉड लेकर वो वापस आई। उसे वो छोटा सा रॉड, जो एक ग्लास के समान होगी, गैस स्टोव के पास ही पड़ी मिली। शायद ये रिहान किसी काम में इस्तेमाल करता हो, लेकिन वो उसे ही उठाकर ले आई, क्योंकि उसे और कोई चीज नहीं मिली जो एक ताला तोड़ने के काम आए। वो रॉड को लेकर वापस उस कमरे के सामने आ खड़ी हुई। उस जंग लगे ताले पर उसने रॉड से सिर्फ एक बार ही मारा था कि ताला अपने आप खुल गया। हैरानी की बात तो ये थी कि दरवाजे में बिल्कुल भी जंग नहीं लगी थी, क्योंकि वो अपने आप ही एक धक्के पर पूरा खुल गया। चाहत ने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई तो उसे वहां ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखी जिसे कोई क्लू समझा जाए। फिर भी वो पूरे कमरे में घूमते हुए हर एक चीज को बारीकी से देखने लगी। जब उसकी नाक में एक अजीब सी बदबू आई, उसने इधर उधर बदबू को महसूस किया तो वो बदबू बाथरूम से आ रही थी। तो वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसने बाथरूम के दरवाजे को हाथ लगाया ही था कि अचानक हवेली की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं, जिसे देखकर उसने बिना देर किए अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाकर झटके से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। मगर अंदर का खौफनाक नजारा देख उसकी चीख निकल गई। चाहत की चीख सुन रिहान और मही दौड़ते हुए कमरे में आए।
मगर उस कमरे में कदम रखते ही जैसे रिहान को कुछ महसूस हुआ, जैसे उन तीनों के अलावा भी कमरे में कोई और मौजूद हो जो उसके दिल के बेहद करीब था। चाहत बाथरूम के अंदर का नजारा देख डर से 2 कदम पीछे हो गई थी, जिसे मह ने अगर वक्त रहते नहीं संभाला होता तो चाहत अब तक जमीन पर गिरी होती। मगर सामने का खौफनाक नजारा देख मह ने भी अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रख लिया था। इस बीच पीछे सदमे में खड़ा रिहान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और वो चाहत से भी आगे आ गया था। बाथरूम का नजारा देख उसकी आंखें नम हो गईं और उसके मुंह से दबी आवाज में बस इतना ही निकला, आरोही। हाँ, उनके सामने इस वक्त आरोही का लाश पड़ा हुआ था, जो पूरी तरह सड़ चुका था और उससे बुरी तरह बदबू भी आने लगी थी और उसका चेहरा पहचानने में भी बेहद मुश्किल हो रही थी। उसकी लाश को देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई दिनों या कहें कई महीनों से यहां रखा गया था। बाथरूम के पूरे फर्श पर लाल रंग के निशानों के दाग थे, जिन्हें देखते ही बताया जा सकता था कि वो खून के ही निशान हैं, जो काफी दिनों पहले यहां गिरी हो। चाहत ने अपने आप को संभालते हुए उसी वक्त अपने पुलिस फोर्स को फोन किया और एम्बुलेंस के साथ रिहान की हवेली में बुला लिया। रात में ही आरोही के सड़े हुए शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। हालांकि उसके शरीर से अब इतनी बदबू आने लगी थी कि वार्ड बॉयज को भी उसे ले जाने में बेहद दिक्कत हुई। चाहत ने अपनी पूरी पुलिस फोर्स कहा कि पूरी हवेली की अच्छे से तलाशी ली जाए और अगर कुछ भी ऐसा वैसा दिखे तो तुरंत उसे अपने साथ ले आए। उस वक्त रिहान को संभालना भी चाहत के लिए बेहद मुश्किल हो गया था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने प्यार की ऐसी हालत देखना आसान नहीं होता। अपने प्यार को हम मरते हुए भी नहीं देख सकते, तो रिहान ने तो अपने प्यार का सड़ा हुआ शरीर तक देखा। चाहत उसे अपने साथ उस रात अपने घर ही ले गई। रात भर ना ही रिहान सोया और ना ही चाहत सो पाई। उसके मन में सिर्फ यही एक सवाल चल रहा था कि कोई कैसे किसी को इस तरह मार सकता है। अगले दिन दोपहर से शाम हो गई थी जब पुलिस स्टेशन में रिहान बिल्कुल सुन्न बैठा था। सभी पुलिस वालों ने उसे सवाल पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिहान तो जैसे कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था और आखिर में चाहत उसके सामने आई, मगर रिहान ने अपना सिर तक नहीं उठाया, जिसे देख चाहत एक कुर्सी लेकर उसके सामने बैठ गई और गहरी सांस छोड़कर बोली, देखो रिहान, मैं जानती हूं तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन ये वक्त तुम्हारे भावुक होने का नहीं है। हमें आरोही को इंसाफ दिलाना होगा और शायद हो सकता है तुम्हारी हवेली में अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब आरोही ने करवाया हो, ताकि तुम उसके मौत का सच जान सको। शायद चाहत की बातें रिहान पर असर करने लगी थी। तभी तो उसने सिर उठाकर चाहत की आंखों में देखा तो चाहत ने हाँ में सर हिलाकर दोबारा कहा, लेकिन उससे पहले आरोही का अंतिम संस्कार करना ज्यादा जरूरी है ताकि उसे मुक्ति मिल सके। मगर फिर रिहान का सिर दोबारा झुक गया और उसने भरे गले के साथ कहा, मुझे नहीं लगता इसके बाद भी आरोही को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उसके साथ बेहद बुरा हुआ है, बेहद ज्यादा बुरा। आपको पता है क्या? कहते हुए रिहान ने सर उठाकर दोबारा चाहत को देखा। चाहत को उसके आंखों में आंसू में दर्द साफ दिख रहा था। चाहत की आंखों में गहराई से देखते हुए रिहान ने अपनी बात पूरी की। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। उसकी इस बात ने जैसे चाहत के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। वो बुरी तरह चौंकी थी इस बात से कि आरोही एक बिन ब्याही मां बनने वाली औरत थी, मगर उसने खुद के भावों पर नियंत्रण किया और रिहान के कंधों पर हाथ रख कहा, हम इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे रिहान। तुम हमें अपनी और आरोही की पूरी कहानी बताओगे ताकि हम उसे इंसाफ दिला सकें, लेकिन पहले आरोही का दाह संस्कार पूरा कर ले। मगर रिहान अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मगर उसे मुखाग्नि कौन देगा मैडम? वो तो एक अनाथ लड़की है, ना उसका कोई पिता और ना ही कोई भाई। मगर बीच में ही बात काटकर चाहत ने कहा, तुम दोगे उसे मुखाग्नि? माना उसका कोई परिवार नहीं है, मगर तुम तो हो। चाहत की इस बात पर रिहान सिर्फ उसे देखता रह गया। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था देने के लिए। कुछ ही देर में आरोही का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया गया। उसे मुखाग्नि देते हुए रिहान पूरी तरह टूटा था, मगर चाहत और बाकी पुलिस वालों ने मिलकर उसे संभाला और अब चिता की जलती अग्नि को अपने आंखों में समाते हुए रिहान सुन्न खड़ा था। जब उसके बगल में खड़ी चाहत ने गहरी सांस लेकर कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल दोपहर आएगी। रिहान ने बस अपना सिर हिला दिया, मगर उसके मुंह से जैसे शब्द ही खो गए थे। अब
बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। चाहत रिहान को दोबारा पुलिस स्टेशन ले गई। रात को पुलिस वालों को हवेली में कुछ नहीं मिला सिवाय एक कागज के, जहां खून से लिखा हुआ था, मैं अपने बच्चे का बदला लेकर रहूंगी। उस कागज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ताजे खून से लिखा था। रिहान को अब समझ आ चुका था कि आरोही की मौत कोई हादसा नहीं था। उसने आखिरकार गहरी सांस लेकर चाहत के सामने अपनी और आरोही की कहानी कह डाली। पूरे 1 साल पहले की बात थी। शूट के दौरान मुझे यूपी जाना पड़ा था, शायद अहमदाबाद। मुझे उस शूट में कुछ खास मजा नहीं आ रहा था और तब अहमदाबाद में ही घूमते हुए मेरी मुलाकात हुई आरोही से। वो एक पार्ट टाइम टीचर थी एनजीओ में। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। मेरा शूट उसी एनजीओ के पास होता था तो हमारी मुलाकात रोज होती। आरोही को आगे पढ़ना था मगर वो जिम्मेदारियों से घिरी थी। एनजीओ के ओनर राम नरेश पाल ने 16 साल की उम्र में ही उसे गोद ले लिया था, मगर उनकी पत्नी सुभद्रा और बेटी सुकन्या आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राम नरेश अपने एनजीओ को आरोही के नाम करना चाहते थे, जो सुभद्रा जी और सुकन्या को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। शायद तब आरोही 22 साल की थी जब अचानक ही एनजीओ के ओनर राम नरेश पाल की मौत की खबर फैली। सभी का कहना था उन्हें हार्ट अटैक आया था जिससे उनकी मौत हो गई, मगर आरोही ने पुलिस स्टेशन में सुभद्रा और सुकन्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया कि वो दोनों हमेशा राम नरेश के खाने में कुछ मिलाते थे। सुभद्रा और सुकन्या ने विरोध किया कि वे ऐसा कुछ नहीं करते थे, मगर आरोही ने पुलिस से इंक्वायरी करने को कहा तो उनके घर में हार्ट अटैक को ट्रिगर करने की दवाई मिली। पकड़े जाने के डर से सुभद्रा और सुकन्या ने आरोप उल्टे आरोही पर लगा दिए। आरोही ने अपनी सफाई बेहद अच्छे से दी, जिससे सुभद्रा और सुकन्या बुरी तरह फंस गए और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस वालों ने आरोही से बात कर राम नरेश के एनजीओ को उसके नाम कर देना चाहते थे, ताकि उस एनजीओ को लेकर बाद में कुछ भी उल्टा सीधा ना हो, मगर आरोही ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और राम नरेश के भरोसेमंद आदमी ज्ञानेंद्र के नाम एनजीओ को कर दिया। राम नरेश जी के जाने के बाद जैसे अब आरोही के पास जीने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मेरे कई बार कहने पर वो मेरे साथ जोधपुर आने के लिए गई और आखिर में शूटिंग खत्म होने के बाद मैं उसे अपनी हवेली ले आया। उस वक्त हवेली में मेरे साथ मेरी मासा कालिंदी, बुआ सा कात्यायनी और फूफा सा अमृत रहते थे। इस तरह एक अनजान का अपने घर आना उन्हें नाखुश जरूर कर गया, मगर सच जानने के बाद उन्होंने आरोही को अपना किया, सिवाय बुआ सा के। बुआ सा के मन में आरोही हमेशा खटकती थी। भले ही आरोही उन्हें खुश करने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, मगर बुआ सा के मन पर तो जैसे आरोही की बुरी छवि ही छप गई थी। वो मासा के मन में भी आरोही के लिए झर भरती रहती, लेकिन मासा को आरोही मेरे लिए परफेक्ट लड़की लगती थी। उनके मन में आरोही की छवि बिगाड़ने के लिए बुआ सा ने अब खेल खेलना शुरू कर दिया। मेरे जन्मदिन के दिन हवेली में पार्टी रखी गई, जिसमें मेरे पापा सा निखिल श्रीवास्तव भी आने वाले थे, जिनके आने की खबर से ही मैं खुश हो गया। आखिरकार साल में कुछ ही ऐसे मौके आते थे जहां मैं पापा सा से मिल पाता था, और इस बार सोच भी लिया कि आरोही के बारे में भी उनसे बात कर लूंगा। भले ही इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटाने की जरूरत थी, क्योंकि मेरे पापा हमेशा प्यार और लव मैरिज के खिलाफ थे। खैर, पार्टी वाले दिन कई सारे मेहमान आए थे, जिनमें मुझे अभिज्ञान भी दिखा। अभिज्ञान मेरे स्कूल का दोस्त था जो आईआईटी कर रहा था। उसे देखकर मैं खुश तो हुआ, लेकिन सवाल भी दिल में उठा कि वो तो आईआईटी मद्रास में था ना, तमिलनाडु में। फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? उस वक्त मैं श्योर था कि उसका यहाँ आना कुछ तो गड़बड़ था, क्योंकि स्कूल में भी उसके कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं थे। और जब मैंने उसे बुआसा से बात करते देखा तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि उनके बीच क्या खिचड़ी पक रही थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने ऑलरेडी आरोही के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, शायद ड्रग्स। शायद उनका प्लान ही यही था कि आरोही की इज्जत नोचकर उसे मेरे सामने बुरा घोषित कर देना। उसे संभालने के चक्कर में उस रात हमारे बीच वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। पता नहीं मैं कैसे बहक गया। वो तो नशे में थी, लेकिन मैं तो पूरे होशो हवास में था। अपनी कहानी बताते हुए रिहान ने गहरी सांस ली, जबकि उसके सामने बैठी चाहत को अब भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। उसने दोबारा कहा, उसके बाद बताओ रिहान, क्या हुआ था उसके बाद? उसके इस सवाल पर रिहान के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई और उसने उसी फीकी मुस्कान के साथ चाहत की आंखों में देखकर कहा, उसके बाद? उसके बाद वो हुआ जो उसके लिए सरासर उसकी इज्जत उछलने से कम नहीं था।
बुआसा ने उसी रात को अपना ढाल बनाकर, उसकी बुरी इमेज बनाकर मासा के मन में उसके लिए बुरा भला भरने लगी। और इस बार वो कामयाब भी हुई जब पता चला कि वो आरोही बिन ब्याही मां बनने वाली थी। बुआसा ने उसे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोही ने इस बारे में मुझसे बात की। मैं खुद सदमे में था, क्योंकि उस रात की वजह से वो हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। अब तो मुझे पापासा के सामने जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उससे कुछ वक्त मांगा ताकि मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाऊं, और इस बीच मुझे शूटिंग के लिए राजस्थान से बाहर जाना पड़ा। और आते वक्त मैं ये पक्का करके आया था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं आरोही का ही साथ दूंगा। लेकिन जब मैं वापस आया तो सब खत्म हो चुका था। आरोही नहीं थी वहां। बुआसा उसके कमरे के दरवाजे पर ताला लगा चुकी थी। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि उसे अब यहां घुटन होने लगी है। वो ये सब छोड़कर एक सुकून की जिंदगी जीने के लिए चली गई। मुझे उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने मासा और फूफासा से भी पूछा। उनका भी उत्तर एक ही था, आरोही जा चुकी थी। कहते हुए रिहान का सिर झुक गया। उसकी आंखें भीग चुकी थीं, जिन्हें वो चाहत के सामने दिखाना नहीं चाहता था, मगर चाहत उसके दर्द को साफ तौर पर महसूस कर सकती थी। उसने भी एक गहरी सांस खींचकर बाहर छोड़ते हुए बोली, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है अब? वो जोधपुर के दूसरी तरफ बने हमारे फार्म हाउस में रहते हैं, रिहान ने कहा, जिसकी बात पर चाहत सोचते हुए बोली, मुझे वहां ले जा सकते हो? उसके इस सवाल पर रिहान का सिर झटके से उठा। लेकिन वहां क्यों जाना है आपको? क्या मिलेगा वहां जाकर आपको? मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आरोही को इंसाफ जरूर मिलेगा। अपनी बात खत्म करते हुए चाहत ने रिहान की तरफ देखा तो उसने सिर हिला दिया। रात से सुबह हो गई और रिहान चाहत को लेकर अपने फार्म हाउस के लिए निकल गया। उसने घर पर बात की तो पता चला निखिल श्रीवास्तव कुछ दिनों के लिए घर पर ही थे, जिसकी वजह से ही उसके पसीने छूट गए। लेकिन वो अपनी आरोही को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता था। श्रीवास्तव फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में चाहत ने अपनी गाड़ी रोकी। उसके साथ पुलिस ऑफिसर्स की ओर भी कुछ कार्स आई थीं, जिनमें लगभग 20 से 25 पुलिस वाले होंगे। घर के आंगन में ही पूरी श्रीवास्तव फैमिली बैठी हुई थी। निखिल, कालिंदी, कात्यायनी और अमृत के अलावा उनकी एक बेटी थी, अस्थिका, जिसका स्वभाव हमेशा से अजीब था। आरोही के साथ हुए हादसे के वक्त वो विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। चाहत और उन पुलिस वालों को परिवार ने बैठने की सुविधा दी और खाने पीने को देने लगे। जब चाहत कात्यायनी और कालिंदी को देखकर बोली, मिसेस कालिंदी और मिसेस कात्यायनी, हम आप दोनों से ही मिलने आए हैं, बैठ जाइए। और मिस्टर अमृत, आप भी। निखिल ने नासमझी से चाहत को देखा तो वो बोली, बताएंगे, आपको भी सारी बात बताएंगे श्रीवास्तव जी, बस थोड़ा सब्र कर लीजिए। और मगर कात्यायनी का पारा अचानक ही चढ़ गया और वो गुस्से में बोली, अरे क्या बताएंगे बताएंगे लगा रखा है, सही सही बोले ना, क्या बात है? बुआसा, प्लीज शांति से बैठ जाइए कुछ क्षण, मैडम कुछ पूछताछ करने आई है, रिहान ने बीच में फ्रस्ट्रेशन से कहा। तो कात्यायनी चुपचाप बैठ गई। तो चाहत ने अपनी पूछताछ की, मिसेस कात्यायनी, हमें कुछ दिनों से रिहान श्रीवास्तव के साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में पता चला है। इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चला है कि इन सब के पीछे आरोही गुप्ता का हाथ था। आरोही का नाम आते ही कात्यायनी के चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए। वही कालिंदी भी कुछ देर तक सोच में पड़ गई और अमृत का चेहरा तो एकदम से ही सफेद पड़ गया। क्या आप लोगों को वो याद है? चाहत उन सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हुए बोली, मगर बीच में निखिल बोल उठे, एक्सक्यूज मी मैडम, लेकिन ये आरोही कौन है? उनके इस सवाल पर चाहत मुस्कुरा उठी। उसने मुस्कुराकर रिहान की तरफ देखा तो उसने सिर हिला दिया और निखिल की ओर देखकर बोला, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। लेकिन बेटा, मैडम कुछ बोल रही। निखिल की बात अधूरी ही रह गई जब रिहान ने बीच में कहा, ये उसी के बारे में है पापा, प्लीज। इस बार निखिल ने गहरी सांस ली, फिर चाहत की तरफ देखा। चाहत ने अपना सिर हिला दिया। बाप बेटे दूसरी ओर चले गए, जिसके बाद अमृत अचानक ही भड़कते हुए बोले, ये क्या तमाशा लगा रखा है? और कौन आरोही? आपको शायद गलत फहमी हुई है मैडम, हम किसी आरोही को नहीं जानते। गलत फहमी तो आपसे हुई है मिस्टर अमृत। आप लोगों ने सोच भी कैसे किया कि एक लड़की को उसके बच्चे समेत मार डालने के बाद आप सब लोग खुशी से जी सकेंगे? चाहत इस बार उन्हें घूरते हुए बोली तो अमृत का चेहरा सफेद पड़ गया, मगर बीच में पड़ते हुए कात्यायनी बोली,
कौन सी लड़की को मारा हमने और कौन बच्चा? मती वटी तो नहीं मारी गई ना आपकी ऑफिसर? हमारी मती बिल्कुल जिंदा है मिसेस कात्यायनी, मगर जल्द ही आपकी जरूर मरने वाली है। चाहत तिरछी हंसी के साथ बोली, मगर इस बार कालिंदी झुंझलाते हुए बोली, अरे कोई मुझे बताएगा ये आरोही कौन है? वही आरोही जिसे आप लोगों ने उसके बच्चे के साथ सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था। सिर्फ यही नहीं, इन सब के बाद भी आप लोगों ने उसका गला घोंट कर मार डाला था। चाहत ने यह बात बड़ी ही संजीदगी से कही थी, मगर उसकी ये बात सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ा ले गई थी। और अमृत हकलाते हुए बोला, ये आप क्या बोल रही हैं? सबूत क्या है आपके पास कि उसे हमने ही मारा था? वो तो खुद सीढ़ियों से फिसल कर गिरी थी। जिसकी बात पर चाहत ने अपनी एक भव ऊपर उठा दी। अगर ऐसा था तो आप लोगों ने रिहान से झूठ क्यों बोला कि आरोही उसे छोड़कर जा चुकी है? क्योंकि वो लड़की मेरे रिहान के काबिल नहीं थी, कालिंदी तंज कसते हुए बोली। तो चाहत हंस दी। और ऐसा आपको क्यों लगता था? मिसेस श्रीवास्तव। यह पहली बार था जब चाहत ने कालिंदी को मिसेस श्रीवास्तव कहा, जिसे सुन कालिंदी का सिर झुक गया और वो जवाब में कुछ न कह पाई। जिसे देख इस बार चाहत उस पर तंज कसते हुए बोली, आपको पता है क्या, आपकी इसी सोच की वजह से आज आपके साथ आपकी बेटी नहीं है, और आपकी इसी सोच की वजह से आज आपका बेटा अपने प्यार के साथ अपने बच्चे को भी खो चुका है। लेकिन फिर भी आप अपनी इसी सोच के साथ जी रही हैं। आपको थोड़ा भी बुरा नहीं लगता अपने बच्चों के लिए? अरे थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। जवाब में कालिंदी की आंखें भर आईं और वो कुछ ना कह पाई, मगर कात्यायनी ने तुरंत कहा, आप चुप कीजिए ऑफिसर। आप हमारी भाभी सा को ऐसे नहीं रुला सकती। जब उनकी कोई गलती है ही नहीं तो आप उन पर ऐसे कैसे आरोप लगा सकती हैं? चाहत व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी। हाँ बिल्कुल, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती तो आपकी है। आप ही तो उकसाती थी ना उन्हें आरोही के खिलाफ। आप ही ने उस रात आरोही की इज्जत उछालने की कोशिश की थी ना। उसकी इस बात पर कात्यायनी के चेहरे के रंग ही उड़ गए। वहीं कालिंदी ने कात्यायनी को हैरानी से देखा। ये सब क्या बोल रही हैं मैडम? क्या आपने सच में? नहीं भाभी सा, ये झूठ बोल रही हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि उस लड़की में ही खोट था। अरे बस अब चुप करिए। अब और कितना झूठ बोलेंगे आप मिसेस कात्यायनी? चाहत ने चिढ़ते हुए कहा तो कात्यायनी ने उसे घूर कर देखा। अच्छा जरा मुझे बताओ कि आपके पास क्या सबूत है कि वो सब मैंने ही करवाया था? तो चाहत हंसी। सबूत चाहिए आप लोगों को? क्यों नहीं, कहते हुए उसने कात्यायनी के पीछे खड़ी आस्तिका को देखा, जो तुरंत अपना लैपटॉप लेकर आगे आ गई। जिसे देखकर कात्यायनी की आंखें बड़ी हो गईं। अस्तु तुम? मगर जवाब में आस्तिका कुछ नहीं बोली। चाहत के सामने लैपटॉप रखते हुए उसने कुछ देर तक अपनी उंगलियां चलाईं और एक छिप वहां डालते हुए बोली, ये रहे मैडम। लगभग 8 महीने पहले की बात है। 24 मार्च 2025 मिसेस कात्यायनी ने अभिज्ञान सिंह राठौड़ को पार्टी के लिए स्पेशल इनविटेशन दिया था और पार्टी में वो दोनों काफी देर तक कुछ बात कर रहे थे। फिर अभिज्ञान सिंह राठौड़ ने एक वेटर के हाथ में कुछ दिया, जिसे वो वेटर ड्रिंक में मिलाते हुए मिस आरोही की तरफ बढ़ गया था और जिसे पीने के बाद ही रिहान भाई उनके पास पहुंचे थे। उस वीडियो को देखने के बाद चाहत ने कात्यायनी, अमृत और कालिंदी की ओर देखा। जहां कात्यायनी और अमृत के चेहरे के रंग उड़ चुके थे, वहीं कालिंदी के चेहरे पर पछतावा झलकने लगा। इसी बीच रिहान और निखिल भी वापस आए। निखिल के चेहरे पर भी कोई खास भाव नहीं थे और रिहान का चेहरा खामोश था। दोनों खामोशी से आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, मगर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल पाया। तो अब सवाल यह है, आखिर इसके आगे क्या होने वाला है? क्या आरोही को उसका इंसाफ मिलेगा? क्या उसकी आत्मा ने आखिरकार उन जुल्मों से मुक्त होकर शांति पा ली है? और क्या रिहान कभी खुद को माफ कर पाएगा उस लड़की की मौत के लिए जिसे वो टूट कर चाहता था पर बचा ना पाया? इन सारे सवालों के जवाब अब ज्यादा दूर नहीं। रहस्य गहराता जा रहा है, रिश्तों की दरारें और चौड़ी हो रही हैं, और सच अब किसी के बस में नहीं कि छुपा सके। जानने के लिए जुड़े रहिए। इश्क एक अधूरा इंतकाम। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में।